हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 55। और आज हम लोग देखेंगे अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें हम समझेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट। इसमें टोटल 10 कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है पहला रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जिसमें हम ये समझेंगे कि पार्टनरशिप फर्म में जो डीड बनती है वो कब कब बनती है और किस दौरान बनती है। फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, गुडविल क्या होता है, इसको समझेंगे। और नेचर ऑफ गुडविल, गुडविल का नेचर क्या होता है। उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल जहां पर गुडविल का कौन कौन से फैक्टर जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, ऊपर नीचे नीचे ऊपर करने में, यानी कि फ्लक्चुएशन करने में कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, गुडविल का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। और आठवां नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यू कैसे निकाले जाएंगे। इसका 3 मेथड है, इसको भी देखेंगे आगे। फिर मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन निकालना। और फिर देखेंगे लास्ट का वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। देखो, हम पहले समझते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फर्म कब कब बनती है और कब कब डीड नई नई आती है। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म में हम ऐसे कह सकते हैं कि जहां डीड तो बनती है, बट उस दौरान कौन कौन से चीजें हैं जो डीड नई बनवाने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल मानो ये दो पार्टनर है, ये दो पार्टनर अभी काम कर रही है, बट हम एक और पार्टनर लाए जिससे इस पार्टनर में आना है। तो अब ये जो पार्टनर है इस फर्म में आएगा, इस पार्टनर का हिस्सा बनेगा। तो ये जिस एग्रीमेंट में ये जो पार्टनरशिप डीड चला रहा था, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट रहा था कैपिटल के दौरान, वो अब चेंज होगा, क्योंकि अब पार्टनरशिप सी भी आ गया, यानी कि ए बी और सी तीन तीन पार्टनर हुआ। तो अब तीनों के बीच में फर्म का प्रॉफिट बटेगा, जिसके कैपिटल ऑफ हो जाएंगे, कैपिटल ऑफ प्रॉफिट हो जाएंगे। तो कौन कौन से सिचुएशन होंगे। पहला सिचुएशन रिकंस्टिट्यूशन में आएंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेट एंड रिटायर ऑफ द पार्टनर। और चौथा आ जाएगा अमलगमेशन ऑफ द पार्टनर। ये चारों को समझते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला कौन से आएंगे, पहले समझते हैं एडमिशन ऑफ द पार्टनर। हालांकि इसका एक पूरा चैप्टर है, इसलिए इसमें थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट समझेंगे ताकि तुम्हें और अच्छे से क्लियरिटी हो जाए आगे के चैप्टर हो। तो एडमिशन ऑफ द पार्टनर, एडमिशन का तो मतलब समझ रहे हो कि फर्म में एक और नए पार्टनर के जुड़ जाना। जैसे कि देखो, ये एक फर्म है, सॉरी ये दो व्यक्ति है और ये एक फर्म है। पहले ये दो व्यक्ति काम कर रहे थे इस फर्म के अंदर, तो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था। 1:1 जो ये फर्म इन दोनों को पे करता था। लेकिन अब ये दोनों को तो हो गया जिस पार्टनरशिप डीड के दौरान ये बने थे। लेकिन अब एक और है सी बंदा, जो इस फर्म में जुड़ना चाहता है, यानी कि यहाँ पर एक और हिस्सा बांटना है इसको वन के फर्म। यानी कि अब देखो, जब ये दो पार्टनर इस फर्म के साथ जुड़े थे तो वो जो एग्रीमेंट था वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब नया पार्टनर आ रही है। इसलिए पार्टनरशिप डीड में जो एग्रीमेंट हुआ था दो पार्टनर के बीच, वो हटकर एक और नया बनेगा एग्रीमेंट तीन पार्टनर के बीच, जिसका ए 1:1 रेशियो कैपिटलाइजेशन के हिसाब से होगा। यानी कि इसका एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब होता है कि किसी एक बंदे का फर्म में जुड़ जाना, बाहर से बंदा आ जाना, ये हो जाएगा। फिर दूसरा आते हैं कि दूसरा आ जाएगा मेरा रिटायरमेंट है या फिर डेथ ऑफ द पार्टनर। तो दूसरा रिटायरमेंट एंड डेथ, रिटायरमेंट या डेथ दोनों के केस में ये दोनों सिमिलर है, क्योंकि दोनों के केस में ये दोनों फर्म से बाहर निकल रही है। तो देखो, जब बंदा रिटायर और डेथ हो सकता है तब फर्म में मानो ये दो बंदा है या तीन बंदा है जो इस फर्म में काम कर रहा है, इलेक्टेड मानो, ठीक है। ये तीनों बंदा
इस फर्म में काम कर रहा था, ठीक है ना, लेकिन इसकी तबीयत खराब हो गई या फिर किसी भी वजह से ये सोच रहा है कि हम इस फर्म से हट जाए, हम कोई और फर्म ज्वाइन करते हैं। तो अब ये जो फर्म ज्वाइन करेगा तो इससे तो वो हटेगा तभी नहीं इसमें फॉर्म इस फर्म में ज्वाइन होगा। तो अब ये जो फर्म ज्वाइन इसमें होगा तो इन तीनों का जो पहले पार्टनरशिप डीड में 1:1 का जो रेशियो पड़ता था प्रॉफिट का फर्म के बीच से, तो अब वो हट कर 1:1 के बीच में आ जाएगा। इन दोनों के प्रॉफिट फर्म का जो प्रॉफिट आता है इन दोनों पार्टनर के बीच आ जाएगा। इसलिए जब ये पार्टनर हटेगा तब भी हम रिकंस्टिट्यूशन करवा सकते हैं, यानी कि ये रिटायरमेंट और डेथ दोनों की कंडीशन में अप्लाई होती है। फिर देखते हैं क्या है, फिर आता है मेरा एमलगेमेशन ऑफ द पार्ट। तीसरा एमलगेमेशन ऑफ द पार्ट। देखो एमलगेमेशन का मतलब होता है कि कोई दो कंपनी आपस में जुड़कर एक नया कंपनी बनाना। फॉर एग्जाम्पल समझो वोडाफोन और कौन सा था, वोडाफोन और एक और फोन था ना जो भी है, आइडिया। आइडिया और वोडाफोन मिलकर ने आइडिया और वोडाफोन मिलकर एक नया कंपनी बनाया जिसका नाम है VI। इसी का एग्जाम्पल समझते हैं, ये रहा वोडाफोन और ये रहा आइडिया, ठीक है। ये दो कंपनी अलग अलग कंपनी, ये दोनों कंपनी अलग है, यानी कि इसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो अलग अलग पार्टनर्स के पीछे पड़ रहा है। मानो ये 1:2 के रेशियो में बांट रहा था, ये 3:2 के रेशियो में बांट रहा था। इस प्रॉफिट जो ये फर्म प्रॉफिट कमा कर दे रहा था तो उस बीच के पार्टनर को 1:2 के रेशियो में बांट रहा था, और ये जो फर्म है इस पार्टनर को 3:1 के रेशियो में बांट रहा था। तो समझो ये दोनों डाउनफॉल में जाने लगे। जब कोई भी कंपनी है डाउनफॉल होती है या फिर कंपटीटर होती है तो अपने मोनोपोली के लिए ये दोनों कंबाइन हो गया, यानी कि ये दोनों मिल गया, ये दोनों आपस में मिलकर एक नया कंपनी खोल दिया जिसका नाम है क्या, तुमने नाम सुना होगा। तो वोडाफोन और आइडिया ने मिलकर VI लगाया। अब देखो ये जो दो पार्टनर का रेशियो है ये दोनों जुड़कर एक और नया रेशियो बनेगा जो होगा 1:2:3:4। चार पार्टनर हो गए ना, इसमें दो पार्टनर इसमें दो पार्टनर, तो दोनों पार्टनर चार पार्टनर हो जाएंगे VI फूड में। तो अमेरिकेशन का मतलब है कि कोई दो कंपनी आपस में मिलकर एक नया कंपनी बनाना और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर से बनना, ये हमारा अमेरिकेशन कहलाएगा। तो इसमें भी तुम्हारा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आएंगे। ये हमारे सारे चैप्टर्स हैं, इसको हम देखेंगे बाद। तुमने समझा कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म किसके बीच में होगा, अमलगेमेशन, रिटायरमेंट और फिर डेथ या फिर कुछ भी और एडमिशन के फॉर्म में भी। ये सारे चीजें हमारे रिकंस्टिट्यूशन होते हैं। अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो किसे कहते हैं। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो दोनों एक ही है, बट इसको तुम अच्छी तरह समझ सकते हो कि सैक्रिफाइसिंग ऐसे तुम समझो ये दो बंदे हैं जिसके पास 1:1 का प्रॉफिट है। इन दोनों के पास 1:1 का प्रॉफिट है, लेकिन जब एडमिशन हुआ किसी और नए पार्टनर का तो ये जो पार्टनर और ये जो पार्टनर है अपने आप के शेयर्स में कुछ डिवाइड करेंगे तब जाकर इस शेयर्स को कुछ देंगे। तो इसने एक दिया और इसने 1 दिया, इसका भी 1:1 रेशियो हो गया। मतलब कि जब दो कंपनी या फिर दो पार्टनर्स मिलकर किसी एक नए पार्टनर को लाती है तो उस पार्टनर को भी फर्म का कुछ प्रॉफिट देना चाहिए। तो कुछ प्रॉफिट देने के लिए हम किसी से पैसा लेंगे तब जाकर हम उस पैसे को उस न्यू पार्टनर को देंगे। इसलिए जो पैसा देगा वो मेरा सैक्रिफाइसिंग और जो पैसा लेगा वो मेरा गेनिंग रेशियो। और इसको निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है सैक्रिफाइसिंग रेशियो को ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो और फिर क्या बोलता है गेनिंग रेशियो को निकालने के लिए ओल्ड और न्यू। देखो इतना याद रखना, सैक्रिफाइसिंग को न्यू और ओल्ड और गेनिंग का ओल्ड और न्यू रेशियो, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट से तुम्हारे पूछी जाती है। इतना तुमने समझा सैक्रिफाइसिंग किसे कहते हैं, गेनिंग किसे कहते हैं। अब समझो गुडविल।
तुम गुडविल का मतलब ही समझ रहे हो कि गुडविल, किसी भी कंपनी का गुडविल क्या होता है, ब्रांड वैल्यू। किसी भी कंपनी का ब्रांड वैल्यू तुमने देखा, मान लो ये कोई मार्कर है, किस मार्कर है, व्हाइट बोर्ड मार्कर एचबी, तो ये हमारे गुडविल होंगे किसका, रोटीरो का। नाम तो रोटीरो का है, यानी कि रोटीरो जो पूरे कंपनी है और उसका मार्केट वैल्यू उसके ब्रांड के हिसाब से चलती है, मतलब पूरे ब्रांड का नेम हमारे गुडविल कहलाएंगे। गुडविल का जो मार्केट वैल्यू है वो इनटेंजिबल है और उसे कभी भी मापा या तौला नहीं जा सकता है। गुडविल उसे कहते हैं जो किसी भी फर्म का हमारे लिए वो एसेट्स के रूप में काम करते हैं। तो गुडविल तो हो जाते हैं, लेकिन गुडविल का क्या, गुडविल का इंपॉर्टेंस क्या होता है, देखते हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है गुडविल का, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो गुडविल इंटेंजिबल है, गुडविल को तुम देख नहीं सकते हो। गुडविल वैल्यूशन, मतलब कि गुडविल को तुम कभी भी वैल्यू में नहीं चेंज कर सकते हो कि इतने रुपए का है, क्योंकि वो गुडविल है, वो पूरे ईयर का, तुम्हारे लाइफ टाइम ईयर का वो पूरे गुडविल होते हैं। पहला हो गया क्या, इंटेंजिबल, दूसरा क्या, वैल्यूएशन, तीसरा क्या, इट इज अ गुड्स, यानी कि अर्निंग प्रॉफिट, ये तुम्हें प्रॉफिट को अर्न करने में मदद करती है। और चौथा आ जाता है क्या, चौथा आ जाएगा फ्लक्चुएशन। गुडविल फ्लक्चुएशन करते हैं, किसी भी कंपेयर करो, दो कंपनी है, दो कंपनी के बीच में कंपटीटर है, तो इसका और इसका दोनों का हमारे लिए गुडविल इन्फ्लुएंस करेगा और वो दोनों आपस में क्या, ऊपर नीचे हो जाएंगे, ऊपर नीचे नीचे ऊपर हो सकते हैं, यानी कि फ्लक्चुएशन कर सकते हैं। ये हमारा गुडविल का कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें इंटेंजिबल, दूसरा अर्निंग प्रॉफिट मदद करता है, तीसरा क्या हो जाएगा, इसे हम वैल्यू में नहीं बदल सकते हैं, कैश में नहीं कर सकते हैं, और चौथा ये हमें क्या, ये हमें पूरे मदद करते हैं कि प्रॉफिट को अर्न करते हैं। फिर इसका एक और होते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द गुडविल। गुडविल को कौन कौन अफेक्ट कर सकते हैं, तो गुडविल को अफेक्ट बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जिसमें से पहला है लोकेशन। अगर सही तरीके से हम लोकेशन सही लगा दे तो वो भी हमारे गुडविल को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकती है। पहला हो जाएगा मेरा क्या, तो पहला हो जाएगा मेरा क्या, अरे भाई, पहला मेरा एड्रेस, पहला मेरा प्लेस। फिर दूसरा आता है लीगलिटी, तुम्हारा गुडविल, तुम्हारा जो बिजनेस है वो लीगल है या फिर इलीगल है। अगर लीगल है तो तुम्हारा गुडविल का वैल्यूएशन बढ़ेगा। तीसरा आ जाएगा क्या, मल्टीप्लीकेशन, डायनेमिक होती है तो ये भी मल्टीप्लीकेशन होती है। और एक और आती है नेशनलिटी, इनकम, लार्जर इनकम, मैनेजमेंट इनकम एंड बहुत सारी चीजें, जिसमें से थोड़े बहुत चीजें देखते हैं क्या क्या आते हैं। देखो हमारे लोकेशन का फेवरेबल होते हैं, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, तुम्हारे मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए, जब तुम्हारा मैनेजमेंट, तुम्हारे बिजनेस का मैनेजमेंट इफेक्टिव काम करेगी तो तुम्हारा गुडविल का वैल्यूएशन अपने आप आगे बढ़ेगा। फिर आता है क्या, लॉन्गिविटी, तुम्हारा जो गुडविल है वो कभी भी एक साल में, एक दिन में, एक घंटे में नहीं बनती, वो बहुत लंबे समय के बाद बनती है। जैसे 10 साल, 20 साल, 30 साल, 15 साल, 40 साल, इन सारे सालों के बीच में तुम्हारा एक गुडविल बनता है, तुम्हारा लोकेशन के बीच में गुडविल बनता है। एक और आता है नेचर ऑफ गुड्स, तुम्हारे गुड्स का नेचर क्या है, तुम अपने गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करते हो, ये भी तुम्हारे गुडविल को अफेक्ट करते हैं। मानो ये हमारा गुड्स है जो किसी कंपनी ने बनाया, तो ये गुड अगर अच्छा रहेगा तो हम इसे और भी ज्यादा लोगों को सप्लाई कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका भी गुडविल होती है। एक और आता है लाइसेंस, तुम्हारे फॉर्म का, तुम्हारे बिजनेस का क्या लाइसेंस है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इस पर भी तुम्हारे लिए अफेक्टिंग आते हैं। और भी सारी चीजें हैं, क्या है, ट्रेडिंग प्रॉफिट, रिस्क एनवायरमेंट, मोनोपोली, ये सारे जितनी भी चीजें हैं ये सब है, बट तुम्हें इतना याद नहीं करना है, तुम्हें मात्र 5 से 6 चीजों को याद करना है, जिसमें से आएगा एडमिशन, जिसमें से आ जाएगा मैनेजमेंट, जिसमें से आ जाएगा लीगलिटी, जिसमें से आ जाएगा लाइसेंस, जिसमें से आ जाएगा प्रोडक्ट का नेचर एंड प्रोडक्ट का बिहेवियर। इतना करके समझा। अब समझते हैं क्या कि गुडविल कितने प्रकार के होते हैं। गुडविल मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हम खरीदेंगे जो, और एक तो जो हम बनाएंगे वो। पहला आ जाएगा सेल्फ जनरेटेड, दूसरा आ जाएगा परचेज जनरेटेड। तो
सेल्फ जनरेटेड हम उसे कहते हैं जो हम अपने बिजनेस को लंबे समय चलाकर अपने गुडविल को बनाते हैं। जैसे कि ये रूटीनों का जो रूटीनों का रूटीनों का जो मार्कर है, ये अपने ब्रांड को बनाया है 10 साल 20 साल 30 साल के अंदर अंदर। तो ये जितने भी लंबे समय तक गए उसका ये ब्रांड वैल्यू बना। और एक होता है जो लंबे समय तक बिजनेस गया बट उसको हम परचेज कर लिए, उसको पूरे के पूरे खरीद लिए, तो वो हमारा परचेज होते हैं। एक बात याद रखना कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम कभी भी बैलेंस शीट पर नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि उसका वैल्यूएशन निकलता ही नहीं है। और दूसरा, हम ये इसे कह सकते हैं कि परचेज को हम बैलेंस शीट पे दिखा सकते हैं क्योंकि वो बिजनेस का एसेट दिखता है, तो हम इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा सकते हैं। अब देखते हैं क्या नेचर ऑफ गुडविल हो गया, गुडविल हो गया। अब फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, ये भी खत्म। फैक्टर अफेक्टिंग में आ जाएगा मैनेजमेंट तुम्हारा, आ जाएगा एड्रेस तुम्हारा, आ जाएगा गुडविल का गुड्स का क्या नेचर तुम्हारा, आ जाएगा लीगलिटी तुम्हारा, आ जाएगा लाइसेंस। ये सारी चीजें तुम्हारे गुडविल को अफेक्ट करते हैं। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को क्लासिफाई कैसे करेंगे, गुडविल को हम निकालेंगे कैसे, गुडविल को हम नापेंगे कैसे कि उसका वैल्यू इतना। एक बात याद रखना, गुडविल कभी भी उसके प्राइस में नहीं नापी जा सकती। गुडविल को कभी भी हम उसके एग्जैक्ट प्राइस को नहीं नाप सकते कि वो कितने का, बट हाँ उसका एक एवरेज निकाल सकते हैं। उसका 3 मेथड दिए गए हैं, तीनों मेथड देखते हैं कौन कौन सा। पहला आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा आ जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होते हैं इसको समझते हैं। एक और चीजें हैं, क्या है, सॉरी कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रखना। कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड, इन तीनों को समझते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकलता है, देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड तुम्हारे पास्ट ईयर को और तुम्हारे प्रेजेंट ईयर को और तुम्हारे फ्यूचर ईयर को माइनस कर उसका एक गुडविल निकाला जाता है। चलो समझते हैं कैसे। ये तुम्हारे होते हैं पास्ट ईयर और ये तुम्हारे प्रेजेंट ईयर और हम हैं एक प्रेजेंट ईयर, ठीक है। तो हम जो फर्म है और हम जो गुडविल का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम पहले पिछले 5 साल का एक एवरेज निकालेंगे कि 5 साल में इस बिजनेस ने कितना प्रॉफिट किया। मानो कि 2020 में इसने 22 लाख किया, 2025 में 21 लाख, 2026 में 22 लाख, 2024 में इतना इतना इतना, यानी कि 25 से 30 लाख की एवरेज इसमें आती है। तो इसका हम एक एवरेज निकाले कि 30 लाख अप्रोक्स ये हर साल कमाते हैं, अप्रोक्स ये हर साल कमाते हैं। ये हमारा निकल गया एवरेज। अब जो हम है, अब हम इस गुडविल को यानी कि हम जो फर्म में बेच रहे हैं वो कितने सालों के लिए बेच रहे हैं ताकि उतने सालों तक का हम उसका गुडविल निकालें। बेच नहीं रहे यानी कि हम एक्सेप्शन ले रहे हैं कि कितने साल तक हमारा गुडविल ये यूज कर सकता है। वैसे तो इसे पता भी चल जाएगा ना, जितने भी मार्केट में लोग होते हैं वो ये तुम्हारे नाम से भी जानते हैं कि तुम्हारा नाम से ये बिजनेस खुला है। अगर तुमने इसे बेच दिया तो वो कब तक पता नहीं चलेगा। ये देखना, मानो तुम्हारा बिजनेस है, ये जो बिजनेस का नाम है ये तुम्हारे नाम के हिसाब से नहीं चलेगी, ये तुम्हारे ही नाम से चलेगी। कब तक? 6 से 7 साल तक चलेगी। उसके बाद वो पता चल जाएगा कि ये जो ओनर है इसका वो अब चेंज हो गया, इसने इसको बेच दिया। तो अब ये जो बिजनेस है ये कब तक लोगों को नहीं पता चलेगी, इतना साल को लेकर उसको हमसे माइनस कर देंगे। तो मानो वो 5 साल तक लोगों को नहीं पता चलेगी और पिछले 5 साल को हम एवरेज निकाल कर उन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा गुडविल का वैल्यूएशन निकल जाएगा। जैसे कि देखिए एवरेज प्रॉफिट निकालने का एवरेज निकालना है, अब माइनस कर देना नंबर ऑफ ईयर और एवरेज जो पिछले 5 सालों का और जो पिछले आगे आने वाले 5 सालों का। फिर आता है दूसरा, एक और देख लेते हैं वेटेज करेंगे तुम्हारा सुपर और तुम्हारा क्या कैपिटलाइजेशन खत्म हो जाएगा। देखो वेटेज क्या होता है, वेटेज में तुम्हारे एक्सपेंस को देखा जाता है कि पिछले 3 सालों 4 सालों 5 सालों के बीच में तुम
कितना एक्सपेंस किए, तुम कितना खर्च किए, तुम अपने प्रोडक्ट को कितना बेचे और उस प्रोडक्ट से तुम्हारे पास कितना प्रॉफिट आया। लास्ट टॉपिक ये है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकलेगा, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। और इसको हम अभी देख लेते हैं कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड हम उसे कहेंगे जब हम अपने जो हम गुडविल का पैसा निकालेंगे तो हम अपने 3 सालों के पिछले पास्ट ईयर का हम 3 साल के एक प्रोडक्शन और गुड्स का प्रोडक्शन का एक कॉस्ट निकालेंगे और उस कॉस्ट का एक एवरेज निकालेंगे। मान लो हम 3 सालों के बीच में एक साल में कम से कम मिनिमम 10 से 25 हजार गुड्स को हम बेच देते हैं, 25 से 30 हजार प्रोडक्ट्स को हम बेच देते हैं, तो उसका 25 से 30 हजार एवरेज निकाल दिया और उसको हम रुपीज में कन्वर्ट कर कर उसको रख देते हैं। फिर आने वाले के लिए 5 साल के लिए उसको हम आगे रखेंगे और उसको फिर माइनस कर देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए ना, एवरेज में मैं पिछले 5 सालों का प्रॉफिट आएगा, लेकिन वेटेज में हमारे पिछले 5 सालों का प्रोडक्ट का प्रॉफिट आएगा जो हम कितने बेचे। तो ये हमारा हो जाएगा फिट एस सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्यों बना, ये तो तुम्हारे सवाल में आएगा कि जब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड था नहीं तो सुपर प्रॉफिट मेथड हमारे पास क्यों बना, क्यों आखिर क्यों बना कि सुपर प्रॉफिट मेथड और ये कैपिटलाइजेशन मेथड क्यों बना। देखो, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बहुत सारी चीजें होते हैं। ये तुम्हें पहला ही है कि ये तुम्हें पता नहीं चलता है कि हम कितने पिछले सालों का पैसा लेंगे, एवरेज कितना लेंगे, 10 साल, 20 साल, 30 साल। मान लो कोई बिजनेस जो 50 सालों से चल रही है तो हम कितना प्रॉफिट लेंगे, कितना एवरेज लेंगे, कितने पिछले सालों का एवरेज लेंगे। दूसरा होते हैं कि ये अप्रोक्स बताते नहीं है गुडविल का वैल्यू, यानी कि गुडविल को हम तब नाप नहीं सकते और अप्रोक्स बताते भी नहीं है, दूसरा ये हो जाता है। इसलिए एवरेज प्रॉफिट को हटाकर एक और प्रॉफिट लाया गया जो सरप्लस सुपर प्रॉफिट मेथड कहलाता है और इसके अल्टरनेट में एक और आता है जो कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड कहलाता है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का टोटल ऑफ प्रोडक्ट प्रॉफिट, हमने जो गुड्स का वेटेज का पढ़ा था कि वेटेज हम पिछले सालों में कितने गुड्स को बेचे हैं उसका, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट मेथड और टोटल ऑफ वेटेज। प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, प्रोडक्ट कितना है और एवरेज हमारा कितना है और उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड निकल जाएगा। फिर एक और आता है फिर कम कैपिटलाइजेशन मेथड किसे कहेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड में सेम वही हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि कैपिटलाइजेशन मेथड में तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट निकलेगा पिछले 5 सालों का, फिर उसको 100 से डिवाइड कर देंगे नेट रेशियो से, तुम्हारा नेट प्रॉफिट रेशियो से उसे या फिर नंबर ऑफ रेशियो से तुम डिवाइड कर दोगे 100 से। ये पूरा ओवरऑल चैप्टर का थ्योरी सीख है, इसको कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा, ये तुम्हारा सिर्फ थ्योरी है। इसलिए इस थ्योरी को अगर तुमने याद कर लिया तो तुम्हारे बोर्ड्स का जितनी भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे कवर हो जाएंगे। तो ये जितने भी थ्योरी हैं, रिकंस्ट्रक्शन, सैक्रिफाइसिंग, रीजनिंग, गुडविल, नेचर, एक फैक्टर, क्लासिफिकेशन, नेगेटिव मेथड एंड वेटेज, ये तुम्हारे सारे कवर हो जाएंगे। अब कल देखते हैं बीएसटी, तब तक के लिए धन्यवाद।